Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 7 and the topic is major crops and agricultural development अर्थात प्रमुख फसल और कृषि विकास. Most of the students are not joining the live class, so I have decided to take class by uploading videos. In this chapter you will learn about the geographical requirements and distribution of the major crops. इस अध्याय में आप प्रमुख फसलों के वितरण और भौगोलिक ज़रूरतों के बारे में पढ़ेंगे. About the characteristics of farming in India as compared to those in the USA. इसके अतिरिक्त इस अध्याय में आप भारत में खेती की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और भारत की खेती की तुलना हम अमेरिका की खेती से करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. हैव यू एवर विजिटेड ए फार्म? आपसे प्रश्न है कि क्या आपने कभी खेतों का भ्रमण किया है, यानी कभी खेत में गए हैं, आप खेती होते हुए देखे हैं, यानी कृषि कार्य कैसे होता है उसे आपने कभी देखा है या नहीं. If so, then share your experiences in the class, telling your friends about the various farming operations that you have seen. यदि आपने कभी किसी खेत का भ्रमण किया है तो आपने जो अनुभव हासिल किया है, यानी खेती में जो विभिन्न क्रियाकलाप आपने देखा है, उसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साझा करिए. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, मेजर क्रॉप्स यानी प्रमुख फसलें. प्रमुख फसल क्या है? फसल क्या है? यानी जिस अनाज से हमारा जीवन यापन होता है, उस अनाज की खेती को ही हम क्रॉप्स उत्पादन कहते हैं, यानी फसल कहते हैं. Although half of the world population is engaged in agriculture, only about 11% of the land area on the earth is devoted to the growing of crops. हालांकि पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका आधा, यानी लगभग 7-8 अरब जनसंख्या है, 7-8 अरब जनसंख्या है वर्ल्ड की, उसका आधा खेती पर निर्भर है. लेकिन खेती के लिए यानी फसल उगाने के लिए ज़मीन केवल 11% ही उपलब्ध है. क्रॉप्स नॉट ओनली सेटिस्फाइड आवर नीड, आवर फूड रिक्वायरमेंट्स, दे सर्व एज रॉ मटेरियल्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज एज वेल. अब जो ये फसल हैं वो न केवल हमारी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि बहुत से उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल भी प्रदान करते हैं. यानी फसल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. A great variety of crops are grown all over the world, depending on the geographical and socio-economic conditions of different regions. अब पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं. वह इस बात पर निर्भर है कि कौन सा फसल कहाँ होगा, वहाँ की जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक दशा उस क्षेत्र की कैसी है, उस फैक्टर पर यानी उस दशा पर किस प्रकार की खेती उगाई जाएगी, फसल उगाए जाएंगे, वह वहाँ की जो जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक और जो सामाजिक आर्थिक दशा है इस पर निर्भर करता है. क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बिवरेज क्रॉप्स. अब फसलों को हम कई एक वर्गों में बांटते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं. जैसे फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न यानी जो हमारे भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं. कमर्शियल क्रॉप्स यानी वाणिज्यिक फसल, यानी जिसे बेचकर हम मुनाफा कमाते हैं उसे हम वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसल कहते हैं. फाइबर क्रॉप्स जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, यानी जिसके कपड़े और थैले आदि बनाए जाते हैं. और बिवरेज क्रॉप्स जिसे हम पीते हैं, यानी पेय फसल, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये इसको हम बिवरेज क्रॉप्स कहते हैं. द जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम मेजर क्रॉप्स आर डिस्कस्ड हियर. तो फसल किस भौगोलिक वातावरण में उगाए जाएंगे, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले फूड क्रॉप्स पर चर्चा करेंगे, यानी खाद्यान्न. राइस, राइस से सब परिचित होंगे आप भली भांति. राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, चूँकि पूरी दुनिया का ये मुख्य खाद्यान्न फसल है. इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरी दुनिया की जो आबादी है उसके आधे भाग
जो हैं उनका मुख्य भोजन, स्टेपल फूड जो है वो चावल ही है। द हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर राइस वेयर इट इज ग्रोन इन द रिवर वैलीज, डेल्टाज, कोस्टल प्लेन्स एज वेल एज द टेरेस्ट हिल स्लोप। यानी धान की खेती यानी चावल की खेती कहाँ होती है? हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल यानी गर्म और नम, उष्ण और उप उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में चावल उगाए जाते हैं, जो नदी घाटियों में, डेल्टा में, तटीय मैदानी इलाकों में और जो सीढ़ी नुमा ढलान होते हैं पहाड़ियों के, वहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। राइस रिक्वायर्स अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी चावल को उगाने के लिए, धान की फसल को उगाने के लिए धान से ही चावल प्राप्त होता है, इसलिए मैं धान का जिक्र कर रहा हूँ। तो राइस रिक्वायर्स अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और वर्षा बहुत होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर। स्टेगनेंट वाटर इन द फील्ड्स, यानी खेत में पानी जमा रहना चाहिए, पानी सूखना नहीं चाहिए, वैसी स्थिति में चावल की खेती होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल, यानी चावल सबसे अच्छा जलोढ़ मिट्टी में होता है, विथ ए क्लेई सब सॉइल, यानी चिकनी मिट्टी जिसमें पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ राइस कल्टिवेशन इज डन बाय हैंड एंड हेंस ए लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। चूँकि चावल को उगाने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। कल्टीवेशन इज डन बाय, चूँकि ये हाथ से किया जाता है इसलिए इसमें मानव श्रम ज़्यादा लगते हैं। अब आइए व्हीट, जिसे हम हिंदी में गेहूं कहते हैं। व्हीट इज द चीफ फूड क्रॉप इन द मिड लेटीट्यूड एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है, उस क्षेत्र में गेहूं मुख्य भोजन फसल है, मुख्य खाद्यान्न फसल है। इट रिक्वायर्स अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी इसमें तापमान ज़्यादा नहीं चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। द आइडियल वेदर कंडीशंस फॉर व्हीट आर ए कूल एंड मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन, यानी ठंडा और नम इसका जो है ऋतु होता है उसके उगने का, और सूर्य में चमक ज़्यादा हो, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब खेती पक कर तैयार हो जाता है तो ब्राइट सनशाइन चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी दोमट मिट्टी में ये ज़्यादा होता है या काली मिट्टी में। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज इन एडिक्वेट क्वांटिटी, तो गेहूं को उगाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्रॉप, मेज। मेज को हिंदी में मकई कहते हैं, हमारे यहाँ अमेरिका में उसको कॉर्न कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ए कॉर्न इन यूएसए एंड मक्का इन इंडिया, यानी भारत में मक्का कहते हैं। मेज इज ग्रोन एज ए फूड क्रॉप एज वेल एज फोडर क्रॉप, यह एक खाद्यान्न भी है और चारा भी है पशुओं के लिए। इट रिक्वायर्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी मक्का उगाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और वर्षा ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। द सॉइल शुड बी फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड, यानी जो मकई की खेती के लिए जो मिट्टी है वो बहुत उर्वर होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए और पानी वहाँ स्टेगनेंट यानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, यानी पानी निकल जाए। अब आइए मिलेट्स। मिलेट्स मुख्यतः मोटे अनाज को कहते हैं। कोर्स ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी एंड सोरगम आर कॉल्ड मिलेट्स इनका, यानी ये सभी अनाजों को मिलाकर इसको मिलेट्स कहते हैं। These are grown as food and fodder crops in regions with high temperatures and low rainfall, जहाँ पर बरसात कम होती है और जहाँ का तापमान ज़्यादा होता है उस इलाके में ये फसल उगाए जाते हैं। ये खाद्यान्न फसल भी है और पशुओं के लिए चारा के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दे ग्रो वेल इन सैंडी एंड इनफर्टाइल सॉइल, यानी बलुई मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ नहीं, अनुर्वर मिट्टी में भी ये फसल उगाए जाते हैं, मोटे अनाज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब आइए, ये फूड क्रॉप्स हो गए, अब आइए कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसलें। शुगर केन, जिसको हिंदी में कहते हैं गन्ना,
या ईख। शुगर केन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शुगर एंड इट ग्रोन एज ए प्लांटेशन क्रॉप इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्लांटेशन क्रॉप के रूप में उगाया जाता है ये गन्ना। इट रिक्वायर्स 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी इसको तापमान 21 से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए और बरसात 125 सेंटीमीटर। इट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और ब्लैक सॉइल, यानी गन्ने का जो खेती होता है जहाँ पानी का निकास अच्छा हो, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज्ड एडिक्वेटली। इस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। शुगर केन इज ग्रोन फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ ए मैच्योर प्लांट, यानी शुगर केन बीज से नहीं उगाया जाता है। शुगर केन जो है के पौधे का जो तना होता है उसको काट काट कर जो मैच्योर्ड प्लांट होता है बड़ा, उसे काट कर बीज के रूप में इस्तेमाल होता है। लॉट ऑफ ह्यूमन लेबर इज रिक्वायर्ड एज मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क इज डन मैनुअली। चूँकि अधिकांश काम ये हाथ से किया जाता है, इसलिए इसमें मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। गुड कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर द क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केन्स टू द शुगर मिल। अब चूँकि चीनी बनाने में इसका इस्तेमाल बहुतायत होता है, यानी शुगर केन जो है चीनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है चीनी बनाने के लिए। तो इसमें सड़क मार्ग और परिवहन का साधन अच्छा होना चाहिए ताकि गन्ने से जो रस निकलता है वो रस सूख न जाए। चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अब आइए फाइबर क्रॉप्स यानी रेशा जिससे कपड़े बनते हैं, जिसमें कपास सबसे प्रमुख है। कॉटन हैज बीन इन यूज सिंस द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, यानी कपास का इस्तेमाल प्राचीन सभ्यता से होते आ रहा है। इट इज़ द चीफ फाइबर क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी यह उष्ण और उप उष्ण कटिबंध क्षेत्र का मुख्य रेशा वाला फसल है। इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फाइबर इनटू शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन, यानी इसको हम वर्गीकृत करते हैं कि उससे रेशे जो हैं छोटे निकलते हैं, मध्यम की लॉन्ग स्टेपल कॉटन, मीडियम और लेंथ ऑफ फाइबर। कॉटन रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कॉटन उगाने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलना चाहिए जब फसल पक रहा हो, राइपनिंग के टाइम। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक लावा सॉइल में ये ज़्यादा होता है, काली मिट्टी में और जलोढ़ मिट्टी में। केमिकल फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड शुड बी प्रोवाइडेड एडिक्वेटली। इस फसल में भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल होना चाहिए। ए लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर पिकिंग द कॉटन बॉल्स। जब कपास के फल पक जाते हैं तो उनको तोड़ने के लिए बहुत मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आपका जो ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स है, यानी जो प्रमुख फसल हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं भारत में और पूरी दुनिया में। जैसे राइस आप देखिए, पूरी दुनिया की यहाँ लिस्ट दी गई है। सबसे ज़्यादा होता है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ ईस्टर्न USA, स्पेन, इटली, रसिया, नील डेल्टा इन इजिप्ट, यानी मिस्र की नील नदी की घाटी में। तो यहाँ जो फसल की सूची दी गई है और किस देश में ये होता है और भारत के किन राज्यों में होता है। जैसे चावल भारत के वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में प्रमुखता से उगाया जाता है। तो आप इस लिस्ट को पढ़िए और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स की जो यहाँ लिस्ट दी गई है इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए। ये आपका होमवर्क भी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। जूट भी एक फाइबर क्रॉप्स है। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, इसको कहता है, यानी स्वर्णिम रेशा कहते हैं इसको। इट रिक्वायर्स ए हॉट एंड, इसके लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बरसात लगभग 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और स्टेगनेंट वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग द ग्रोविंग सीजन, यानी खेत में पानी जमा होना चाहिए। द एलुवियल सॉइल्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्रॉप।
यानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ की बाढ़ के मैदान से जो जलोढ़ मिट्टी लाए जाते हैं, डेल्टा वाला क्षेत्र इस फसल के लिए ज़्यादा अनुकूल है। जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ मैनुअल लेबर। जूट की खेती के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता होती है, यानी लेबर की। जूट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जूट से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स यानी मोटे कपड़े, रोप्स रस्सियाँ, मैट्स दरियाँ, गनी बैग्स यानी बोरियाँ, एंड पैकेजिंग मटेरियल्स यानी जो सामान के लिए हम चीनी, चावल, गेहूँ आदि को पैक करने के लिए जो बोरियां बनाए जाते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए बिवरेज क्रॉप्स यानी पेय फसलें। टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चाय सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल है। इट इज़ ग्रोन एज ए प्लांटेशन क्रॉप इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे प्लांटेशन फसल के रूप में उगाया जाता है, यानी बागवानी कृषि भी इसको कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट, यानी चाय जो हम पीते हैं, आप सब वाकिफ़ हैं, ये पौधे के पत्ती से प्राप्त होता है। यानी चाय का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को तोड़कर उसे सुखाकर उसे हम चाय के रूप में पीते हैं, विच इज़ इनफैक्ट श्रब है, झाड़ी है एक तरह से। टी रिक्वायर्स अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। टी कैन नॉट विथस्टैंड स्टेगनेंट वाटर एंड हेंस जेंटली स्लोपिंग। चूँकि चाय के पौधा में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह स्लोपिंग यानी ढलुआ ज़मीन में ये ज़्यादा होते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल्स होते हैं, यानी जहाँ पानी का निकास अच्छा हो। आइडियल फॉर द टी स्टेट्स। टॉल ट्रीज आर ग्रोन इन बिटवीन द रोज ऑफ टी बुशेज, यानी झाड़ियाँ जो हैं, चाय के जो पौधे होते हैं वो रो मतलब पंक्तियों में उगाए जाते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, जिससे उन्हें सूर्य के प्रकाश से बचाया जाए। टी पिकिंग इज डन मैनुअली। अब चाय की पत्तियां जो है तोड़ने का काम मानव श्रम के द्वारा होता है, हाथ से तोड़े जाते हैं। एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चीप लेबर, यानी सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। अब दूसरा जो बिवरेज क्रॉप्स है वो है कॉफ़ी, जिसको हिंदी में कहवा कहते हैं। कॉफ़ी इज अनदर इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप। इट इज़ ग्रोन इन प्लांटेशंस इन ट्रॉपिकल, हाईलैंड्स में ये उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय बागवानी के रूप में। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीन्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के जो बीन्स होते हैं, फलियाँ, उससे होता है। विच आर फर्मेंटेड, ड्राइड, रोस्टेड, यानी उसको फर्मेंटेशन के द्वारा फिर उसको सुखाया जाता है, फिर भुना जाता है, रोस्टेड, एंड देन ग्राउंड टू प्रोड्यूस, उसके बाद उसको पीसा जाता है, द कॉफ़ी पाउडर के रूप में पीस कर उसको बनाया जाता है। देयर आर 3 मेन वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी, अराबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। ये 3 वेराइटी हैं कॉफ़ी के। कॉफ़ी नीड्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 14 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान और वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, यानी पानी का निकास अच्छा हो। विथ नो स्टेगनेंट, यानी पानी जमा नहीं होना चाहिए, पानी रुका हुआ, ठहरा हुआ, इकट्ठा नहीं होना चाहिए खेत में। टॉल शेडेड ट्रीज आर ग्रोन इन बिटवीन टू प्रोटेक्ट, इनको बचाने के लिए लंबे लंबे पेड़ लगा दिए जाते हैं बीच में, जैसे चाय को बचाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे चाय की पंक्तियों के बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पहुँचे। ठीक उसी तरह कॉफ़ी के पौधों को बचाने के लिए सनलाइट से डायरेक्ट सनलाइट ना उनके ऊपर पड़े, बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं। प्लेंटी ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। कॉफ़ी के स्टेट में भी मानव श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कृषि का विकास। एग्रीकल्चर हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस ऑफ ह्यूमन्स, यानी फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड ए सेटल्ड लाइफ, यानी जब से मानव ने अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से जीना आरंभ किया, तब से खेती उनका प्राथमिक और प्रमुख पेशा रहा है। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई, द डिमांड फॉर फूड इंक्रीज, तो भोजन की जो मांग है वो बढ़ते चली गई। एंड वेज एंड बीन्स वेयर डिवाइड टू ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम लैंड, तो जब ज़मीन, चूँकि ज़मीन जो है हमें प्राप्त वो बहुत सीमित है, वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है और उनकी मांगें भी बढ़ रही हैं, तो हम उस सीमित संसाधन से सबका पेट कैसे भरें, तो उसके लिए ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम लैंड, यानी हम ज़्यादा फसल उगाकर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। न्यू एरियाज वेयर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन,
तो धीरे धीरे जो पहले परती रहते थे यानी खेत नहीं जोत कोड़ में लाया जाता था उसको भी उस पर भी खेती होने लगी। इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर सीड्स और सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई, अच्छे बीज लाए गए और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने लगा। और जो खेती के तरीके थे प्रारंभिक पुराने तरीके थे उसमें जो है आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए। इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज, जिससे कि कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गेव ए फर्दर बूस्ट टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, और जब औद्योगिक विकास हुआ तो उससे भी कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिली। मॉडर्न मशीन लाइक ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर नॉट ओनली मेड फार्म वर्क फास्ट एंड स्मूथ, दे ऑल्सो इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मैनीफोल्ड। यानी जो आधुनिक मशीनों का जो इस्तेमाल होने लगा, जैसे ट्रैक्टर हो गए, कंबाइन हार्वेस्टर हो गए, उससे न केवल खेती का काम तीव्र गति से होने लगा बल्कि इससे कई गुना कृषि उत्पाद भी बढ़ गए। द यूज ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, और जो आधुनिक बाजार व्यवस्था बढ़ गई। एंड स्टोरेज फैसिलिटीज आ गया, यानी अनाज पहले ख़राब हो जाते थे लेकिन जब भंडारण की सुविधा हो गई तो एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आया, यानी संचार तकनीक का जो विकास हुआ है गॉन ए लॉन्ग वे इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, तो उससे खेती को आधुनिक बनाने में बहुत मदद मिली। In some countries such as India, the government has contributed to agricultural development by introducing a number of institutional reforms like change in the land tenure, providing credit facilities to small farmers and crop insurance policy। तो कुछ देशों में जैसे भारत, सरकार ने कृषि के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत की सरकार ने अनेक संस्थागत सुधार किए, जैसे जो भूमि का टेन्योर था, मालिकाना हक था, उसमें बदलाव लाया। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी किसानों को लोन देने की सुविधा दी गई, कृषि क्रेडिट कार्ड दिए गए, और क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया, यानी फसल किसी कारणवश नष्ट हो जाते तो उनको बीमा किया गया और उसकी भरपाई की गई नुकसान की किसानों को। इससे कृषि के उत्पाद में बढ़ावा मिला। All these efforts have borne result and today the rate of increase of world food production is more than the rate of population growth। अब आज इन सारी प्रयासों के वजह से ये बहुत सुखद परिणाम निकला। दुनिया का जो खाद्य का उत्पादन है वो मांग से ज़्यादा बढ़ने लगा than the rate of population growth। Let us make a comparative study of the characteristics of an average farm in a developing country and in a developed country। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एक विकासशील देश, यानी भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। क्षेत्रफल भी उसका हमसे ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या हमसे कम है। तो हम इन दोनों देशों की खेती की जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब केस स्टडी हम जो करेंगे उससे पहले आप एक फैक्ट जान लीजिए कि द ग्रीन रिवोल्यूशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया दैट स्टार्टेड इन 1968। यानी हमारे देश में हरित क्रांति हुई 1968 ईस्वी के आसपास, जिससे कि खेती के और खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जो डॉक्टर, ये आपके लिए एक जीके भी है कि आपको पूछा जाएगा कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जो हरित क्रांति हुई उसके जनक कौन थे। तो ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आप ये फैक्ट भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के समय काम आएंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान है, जीके है। अब आइए केस स्टडी जो हम करेंगे, भारत और अमेरिका के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे खेती का। भारत एक विकासशील डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप्ड यानी विकसित देश है। तो ये फार्म इन इंडिया यानी भारत का खेत। दिस फार्म इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब यहाँ भारत का एक राज्य है बिहार, पूर्वी राज्य, उसका एक आपको दिया गया है उदाहरण।
सिचुएटेड इन द गंगा प्लेन, ये गंगा के मैदानी इलाके में है। इट इज़ अबाउट 2 हेक्टेयर्स इन एरिया, यानी इसका क्षेत्रफल मात्र 2 हेक्टेयर है। द फार्मर मे और मे नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड, और किसान इस खेत का या तो मालिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो केवल खेती कर रहा है। ही वर्क्स ऑन द फार्म विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, और वह किसान जो है इस खेत पर खुद और अपने परिवार की मदद से खेती करता है। ही एम्प्लॉयज सम एग्रीकल्चरल लेबरर्स फ्रॉम द विलेज, और वह गांव से कुछ श्रमिकों को, कुछ मजदूरों को भी सहायता के लिए रखता है। द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड व्हीट, और यहाँ जो उगाए जाने वाला मुख्य फसल है वो चावल और गेहूँ है। राइस इज सोन इन जून, चावल जो है उसे जून महीना में बोया जाता है। जस्ट बिफोर द मानसून स्टार्ट, यानी हमारे देश में जब मानसून का आगमन होता है 15 जून के लगभग, तो उसी समय ये जो है चावल के लिए धान का बीज बो दिया जाता है। इट इज़ हार्वेस्टेड, और अक्टूबर नवंबर महीने में फसल की कटाई हो जाती है। व्हीट इज सोन इन नवंबर, उसके बाद गेहूँ नवंबर महीना में बोया जाता है और अप्रैल महीना में उसे काट लिया जाता है। बीइंग मेड अप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट द सॉइल इज वेरी फर्टाइल, चूँकि बिहार में गंगा के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, इस वजह से मिट्टी वहाँ की बहुत उपजाऊ है। यहाँ किसान तीसरा फसल भी उगा सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ वाटरमेलन्स और कुकुम्बर्स ड्यूरिंग अप्रैल में, यानी अप्रैल में गेहूँ की फसल जब कट जाती है तो खेत खाली होता है, तो अप्रैल और मई महीना के दरमियान किसान जो है उसमें तरबूज और खीरे, ककड़ी वगैरह उगा सकते हैं। सम वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स आर ऑल्सो ग्रोन, और कुछ सब्जियां और लेग्यूमिन पौधे, यानी जो राइजोबियम जिसके जड़ में पैदा होते हैं और खेत की जो उर्वरता है उस शक्ति को बनाए रखने के लिए लेग्यूम्स पौधे लगाए थे, जैसे मटर और मसूर इत्यादि। द फार्मर यूजेज ए पेयर ऑफ ऑक्सन एज ड्राउट एनिमल्स, यहाँ ड्राउट एनिमल का मतलब है स्ट्रॉन्ग वर्किंग एनिमल यूज टू हेल्प इन एग्रीकल्चर, यानी प्राचीन काल से ही आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है 2 बैलों की जोड़ी से हल चलाया जाता है, तो 2 ए पेयर ऑफ ऑक्सन कह रहा है। ही ऑल्सो हैज ए काऊ एंड ए फ्यू हेन्स, उसके पास गाय भी है और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। द मिल्क एंड एग्स आर मोस्टली यूज फॉर हिज ओन कंजम्पशन, तो दूध और अंडे जो हैं उसके खुद के इस्तेमाल में आ जाते हैं। बट समटाइम्स ही सेल्स सरप्लस मिल्क, लेकिन जब कभी कभी ज़्यादा दूध हो जाता है तो उसे वो बेच देता है गांव के कोऑपरेटिव संस्था में, यानी सहकारी संस्था में वो दूध को दे देता है। द फार्मर ओन्स ए फ्यू प्रिमिटिव इम्प्लीमेंट्स लाइक हो, प्लाऊ एंड सिकल, यानी किसान के पास आधुनिक यंत्र नहीं है, उसके पास पुराने यंत्र हैं, जैसे हल हो जाता है, हसिया हो जाता है इत्यादि। Whenever modern machinery like tractors, harvester or threshers is required for farm work, he hires them from the village or nearby town, यानी कभी कभी आधुनिक मशीन की जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर की, हार्वेस्टर की या थ्रेशर की दाना निकालने के लिए, तो उस समय वह इसे गांव से या पास के शहर से उसे किराए पर लाता है। ही ड्रॉज वाटर फ्रॉम ए नियर बाई इरीगेशन कैनाल, और पानी उसको मिल जाती है सिंचाई के लिए जो बगल में या पड़ोस में या पास में जो नहर गुजरती है उससे वो पानी देता है। द फार्मर यूजेज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन हिज ओन एजम्पशंस ऑफ एडवाइस फ्रॉम विलेज एल्डर, यानी गांव के जो बड़े बूढ़े लोग उसे जो सलाह देते हैं उन्हीं की सलाह पर वह या तो रासायनिक उर्वरक या खाद का इस्तेमाल करता है। ही ऑल्सो यूजेज सम इंसेक्टिसाइड, वो कभी कभी कुछ कीटनाशकों का भी उपयोग करता है। इफ़ देयर इज ए फ्लड और ड्राउट देयर आर चांसेज दैट हिज इंटायर प्रोड्यूस विल बी डैमेज, और कभी कभी यदि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो ऐसा भी अवसर आता है कि उसके सारे फसल बर्बाद हो जाए। द फार्मर सेल्स हिज क्रॉप्स इन ए मार्केट इन द नियर बाई टाउन, तो ये किसान जो है अपना फसल का उत्पाद कहाँ बेचता है, पास के शहर में बेच देता है। यूजेज ए ब्लॉक कार्ट टू ट्रांसपोर्ट, वो अपने फसल को ले जाने के लिए, उत्पाद को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता है। सिंस देयर इज नो स्टोरेज फैसिलिटी, चूँकि उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं है। ही है टू सेल ही प्रोड्यूस एट व्हाट एवर प्राइस, यानी उस समय जो होलसेल परचेजर होता है, थोक खरीदार जो होता है, इन द मार्केट इज विलिंग टू पे, यानी वो मनमाने ढंग से उसकी फसल का
कीमत लगाता है और मजबूरी में उस किसान को उस फसल को बेचना पड़ता है, उसे मनमानी दाम पर बेचना पड़ता है। वो अपना जो लागत है और जो वास्तविक कीमत होना चाहिए उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो बड़े व्यापारी हैं उसके इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Sometimes an agricultural expert from the government visits his farm and advises him about the seed quality, fertilizer, irrigation machinery and scientific techniques for farming. कभी कभी जो खेती के विशेषज्ञ होते हैं सरकार के द्वारा उन्हें भेजा जाता है और वो आकर किसान को सलाह देते हैं कि बीज की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल हो, सिंचाई कैसे हो, और वैज्ञानिक तकनीक खेती का जो है वो बता कर जाते हैं। एन इंश्योरेंस एडवाइज़र है ऑल्सो, और जो इंश्योरेंस बीमा वाले होते हैं सलाहकार वो भी आते हैं और उन्हें फसल बीमा के बारे में बताते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ही नीड्स फंड्स टू मॉडर्नाइज हिज फार्मिंग मेथड्स, उसे आधुनिक तकनीकें अपनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। सच एज परचेजिंग हाई यील्ड सीड्स, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज, इंस्टॉलिंग ए पंप सेट, हायरिंग मशीनरी, परचेजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यानी उर्वरक, कीटनाशक और मशीन लेने के लिए उससे पैसे की आवश्यकता होती है। अर्लियर ही यूज्ड टू टेक लोन, तो पहले वह गांव के जो महाजन होते थे उनसे लोन लेता था, ऋण लेता था, और इसके बदले में उसे बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता था। नाउ द बैंक इन हिज विलेज और द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गिविंग हिम शॉर्ट टर्म लोन्स, अब जो है उसके गांव के जो बैंक हैं या जो सहकारी संस्थाएं हैं समाज में जो बनाए गए हैं वो उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कम अवधि के ऋण प्रदान करते हैं, विच ही कैन रिपे इन इजी इंस्टॉलमेंट, जिसे वह आसान किस्तों में चुका सकता है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, ये जो आपको केस स्टडी दिया गया है ये पहले का है, लेकिन आज किसान की दशा सुधर चुकी है, धीरे धीरे उनका जो आर्थिक हालत है वो भी सुधर रहा है। एंड हिज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लुक गुड, और उनका भविष्य अच्छा दिख रहा है। यानी इसमें मिला जुला आपको केस स्टडी दिया गया है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का इसमें विवरण है। अब हमारे भारत के किसान की भी दशा सुधर रही है। अब हम फार्म इन द यूएसए, अमेरिका की तुलना करेंगे। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट टिपिकल फार्म इन द यूएसए, अब हम अमेरिका की खेती की चर्चा करेंगे। द फार्म इज लोकेटेड इन द प्रेरीज एंड इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स इन एरिया, यानी यह खेत जो है 250 हेक्टेयर का है। अब आप तुलना करिए, भारत का जो बिहार राज्य का एक किसान था उसकी खेत औसतन 2 हेक्टेयर की थी और यहाँ 250 हेक्टेयर की है। द फार्मर इज द ओनर ऑफ द लैंड, यहाँ पर किसान ही खेत का मालिक होता है। ही स्टेज विथ हिज फैमिली इन ए बिग हाउस ऑन द फार्म इटसेल्फ, चूँकि खेत यहाँ का बड़ा है तो किसान अपने परिवार के साथ खेत के ही एक कोने पर घर बना कर रहता है। ही वर्क्स ऑन द फार्म विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड समटाइम्स एम्प्लॉयज ए फ्यू फार्म हैंड्स फ्रॉम द नियर बाई विलेज, वह खुद भी काम करता है, उसके परिवार के लोग काम करते हैं और पास के गांव से भी मजदूर को बुलाकर वो काम करवाता है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया आर सुटेबल फॉर व्हीट एंड द फार्मर ग्रोज, वहाँ का जो जलवायु की दशा है वह गेहूं के अनुकूल है और किसान यहाँ पर ग्रोज इट ओनली आफ्टर असेसिंग वेदर द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज आर एडिक्वेट फॉर द क्रॉप, पहले वो अनुमान लगाता है, आकलन करता है कि मिट्टी और जो जल संसाधन है वो पर्याप्त है इस फसल के लिए कि नहीं, तब वो फसल उगाता है। द एंटायर फार्म वर्क इज मैकेनाइज्ड, अब भारत की तरह हल बैल से वहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ पर सब यंत्रीकृत कृषि है, यंत्रों से खेती की जाती है। मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, टीलर्स, सीड ड्रिल्स, स्प्रेयर्स, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, यानी खेती के विभिन्न क्रियाकलाप को करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फार्मर विद द बेस्ट क्वालिटी सीड्स, वहाँ की सरकार उन्हें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाती है। ही गेट्स ए सॉइल एनालिसिस डन फ्रॉम ए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, यानी पहले मिट्टी की जांच की जाती है और उसके एनालिसिस के आधार पर डिसाइड्स विच केमिकल
कि इस खेत में कौन से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि खेत का प्रकार कैसा है। टेस्ट के बाद ये वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय हिम एडिक्वेट क्वांटिटी, यानी उनके द्वारा जो कीटनाशक हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। द फार्मर इज वेल अवेयर ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, और वहाँ का किसान जो है भूमि संरक्षण के तकनीक से पूरी तरह वाकिफ होता है, जागरूक होता है। एंड प्रैक्टिसेस साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक, और वो वैज्ञानिक विधि से खेती करता है, जैसे क्रॉप रोटेशन, एक ही खेत में बार बार एक ही फसल नहीं उगाता है, काउंटर प्लाविंग करता है, एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। द एनुअल प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई। अब चूँकि वहाँ का जो खेती है वो बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति पर है, तो वहाँ का जो वार्षिक उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। द फार्मर सेंड्स इट प्रोड्यूस टू द टाउन मार्केट बाय ट्रक। अब किसान जो है वहाँ का वो अपने उत्पाद को शहर में ट्रकों से भेजता है। सरप्लस प्रोडक्शन स्टोर इन मॉडर्न स्टोरेज। अब वहाँ पर भंडारण की सुविधा भी है, तो जो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है उसे भंडार गृह में सुरक्षित कर दिया जाता है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और वो भंडारण की सुविधा उसे सरकार मुहैया करवाती है। दे आर सेंट फॉर एक्सपोर्ट, और वह भंडारित की हुई अनाज दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। द फार्मर अर्न्स ए साइजेबल इनकम एंड हैज़ ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वहाँ का किसान बहुत अधिक मुनाफा कमाता है, आमदनी उसकी बहुत अच्छी होती है, और इसलिए वह उच्च जीवन स्तर से अपना जीवन व्यतीत करता है। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द concept of the chapter. Read the chapter once again, try to understand once again. If you will find any kind of difficulty, I will be available for you. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.